हेलो एस्पायरेंट्स। वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हेडिंग डलवाया था। ठीक है, उसी में थोड़ा हम रिवाइज करेंगे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट एक हेडिंग डाली थी, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने हेडिंग डाली थी। ठीक है, हमने बताया था कि पोषण क्या होता है। पोषण बताया था कि वह एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ ना भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज कहें तो ग्लूकोज का निर्माण या तो करता है या फिर ग्रहण करता है। अब भोज्य पदार्थ क्या है? उसका ग्लूकोज है। ठीक है, अब वो दो तरीके आपको बताए थे हमने। एक तो बताया था वनस्पति और एक बताया था आपको जंतु। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि वनस्पति खुद निर्माण कर लेता है। किसका? भाई ग्लूकोज का। फाइनली ग्लूकोज ही तो बनाता है। जो भी प्रोसेस के बीच में आता है तो वो ग्लूकोज ही बनाएगा। ठीक इसमें इसमें क्या होता है? निर्माण होता नहीं है। लेकिन जीवन जीने के लिए वनस्पति हो या फिर जंतु हो, दोनों को क्या है? जरूरत है ग्लूकोज की। अब निर्माण खुद कर नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा? ये डिपेंड हो जाएगा वनस्पति पर। ठीक है, वनस्पति पर डिपेंड हो जाएगा। तो मूल क्या हो गया? वनस्पति, क्योंकि वनस्पति के पास ग्लूकोज है। ठीक है, अब हमने ये भी बताया आपको कि ये वनस्पति क्या करता है? इसके पास में एक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का एक पदार्थ होता है, क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से करता है? यानी क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए और साथ में इसको धूप चाहिए, मतलब कि CO2। ठीक है, प्लस वाटर इसको चाहिए। और इसके पास में क्लोरोफिल ऑलरेडी है तो बना क्या देता है? ये ग्लूकोज। ठीक है, अब ये क्या है? क्योंकि इसका ये प्रोसेस जो है, हमने बताया था कि ये आपको प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है, यानी ऑटोट्रोपिक। लेकिन इसका क्या है? ये डिपेंड हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परपोषी बोल रहे थे, परपोषी। ठीक है, और जिस प्रोसेस से क्या करता है ये कि डिपेंड हो जाता है इस पर, तो वो डिपेंड रहने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? परपोषण। क्योंकि पोषण तो इसको जरूरत है, पोषण तो ये लेगा, लेकिन किससे लेगा? वनस्पति से लेगा। ठीक है, अभी हम और आगे चर्चा करेंगे परपोषण। चलिए, वनस्पति की हमने बात कर ली कि ये खुद निर्माण कर ले रहा है। जंतु निर्माण नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज का, तो फिर क्या है कि वो डिपेंड हो गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि जंतु कई तरीके के हैं। तो कोई वनस्पति खा के जिंदा रह रहा है, तो कोई आपको देखा है कि कोई मांस खा के जिंदा रह रहा है। ठीक है, तो हम उनके टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं कि वो टाइप्स क्या हैं। है ये सब डिपेंड मूल रूप से वनस्पति पर। ठीक है, तो वनस्पति के बाद कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ वनस्पति खाते हैं। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि वो निर्भर किस पर हैं और कौन से हैं। सबसे पहला हम देखते हैं शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी यानी हर्बी बोरस। ये किस पे डिपेंड रहते हैं? ये रहते हैं पौधों पर डिपेंड। भाई जो शाकाहारी हैं वो पौधों पर डिपेंड रहते हैं। हम इसको बता रहे हैं कि वो निर्भर किस पर रहते हैं, और एग्जाम्पल भी आपको साथ के साथ हम बताते चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपका ये भी क्लियर रहे कि हम अब अगले टॉपिक पे बढ़े हैं,
जिसमें हम ये बता रहे हैं कि तरह तरह के जो भी प्राणी हैं, ठीक है, तो वो जंतु जो हैं किस तरीके से निर्भर हैं और किस पर निर्भर हैं और कौन कौन से ऐसे जंतु हैं। तो देखिए, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस पौधों पर निर्भर रहते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो इनमें अगर एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल हो जाएगा खरगोश, हिरण, गाय, बकरी। इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें रहेंगे। शाकाहारी होते हैं, आपको पता है खरगोश शाकाहारी है, हिरण, गाय, बकरी घास खाते हैं, ठीक है, वनस्पति पर ही डिपेंड है, बात क्लियर है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, शाकाहारी के बाद आता है मांसाहारी, यानी कार्निवोरस, ठीक है। ये किस पर डिपेंड रहते हैं? ये रहते हैं जंतुओं पर। अब वो जंतु कौन से हैं? भाई शाकाहारी जंतु रहे होंगे, उन्हीं पर डिपेंड है। और वो किस पे डिपेंड थे? पौधों पर डिपेंड थे। तो कहीं ना कहीं बेस जो है वो है तो पौधे, वनस्पति ही तो बेस हो गया। तो मांसाहारी जो है वो डिपेंड किस पर है? जंतुओं पर, जंतुओं पर, ठीक है, जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो जैसे शेर है एग्जाम्पल में, जैसे चीता भी है, जैसे बाज है ना, इस तरीके के एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगला देखते हैं, मांसाहारी के बाद में आता है सर्वाहारी। ये होते हैं ओमनिवोरस, ठीक है। ओमनिवोरस जो हैं वो दोनों पर डिपेंड रहते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। कुछ भी जैसे कि वो पौधे भी खा लेते हैं, वनस्पति भी खा लेते हैं, और वो मांस मांस भी खा लेते हैं। जैसे सबसे बहुत बड़ा उस्ताद मनुष्य दोनों चीजें खा लेता है, ठीक है। जैसे कि आप कॉकरोच, कॉकरोच आपको पता था कॉकरोच सर्वाहारी ओमनिवोरस है, दोनों चीजें खा लेता है वो। छोटे छोटे कीड़े भी खा लेता है और वो घास बास भी खा लेता है ना। पोइम भी आपने पढ़ी होगी, 9th क्लास में एक पोइम थी। कॉकरोच हो गया, ठीक है। कुत्ता हो गया, कुत्ता भी दोनों खा लेता है। अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा घास खा रहा था, है ना। कागज मिला, कागज भी खा रहा था। तो उस तरीके से आप देखिए कि ये दोनों जो है मनुष्य हो गया, कॉकरोच हो गया, कुत्ता हो गया, सर्वाहारी है, ठीक है। और बिल्ली, ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके सर्वाहारी के, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाहारी के बाद में देखते हैं, शायद आपने सुना ना हो, अपर्दाहारी। अपर्दाहारी कौन से होते हैं? डेट्रिटिवोरस, ठीक है। ये किस पर डिपेंड रहते हैं? ये रहते हैं जो मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं ना मिट्टी में, उस पर ये डिपेंड रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ये इन पर डिपेंड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी में एक सबसे बड़ा एग्जांपल है केंचुआ का, केंचुआ है, बिच्छू है। केंचुआ देखिए कॉमन है, केंचुआ आप समझ जाएंगे, हो सकता है ऑप्शन में आपको बिच्छू दे देगा, ठीक है। तो बिच्छू आप याद रखेंगे। यानी अपर्दाहारी तक हमने कर लिया। इसके बाद देखते हैं कैनिबल्स। कैनिबल्स, कैनिबल्स कौन होते हैं? कैनिबल्स, ठीक है। ये क्या होता है कि ये लोग कैनिबल्स जो होते हैं ये अपनी ही प्रजाति के जो छोटे जीव होते हैं ना, उन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। थोड़ा अजीब है, कैनिबल्स जो होते हैं वो अपनी ही प्रजाति के छोटे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, अपनी ही प्रजाति के छोटे जीवों पर, ठीक है, यहां पर डिपेंड रहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, सांप, बिच्छू। देखो बिच्छू भी छोटे बिच्छू को, अपने ही छोटे बिच्छू को खा लेता है, सांप भी छोटे सांप को खा लेता है, ठीक है। तो ये अपनी ही प्रजाति के छोटे जीवों पर डिपेंड हो गए। और देखते हैं, रुधिरहारी,
रुधिरहारी ये होते हैं रुधिरहारी। ठीक है, ये लोग किस पे डिपेंड रहेंगे, नाम से आपको पता चल रहा है, वो ये होते हैं डिपेंड ब्लड पर, रुधिर पर। ठीक है, जैसे ये किस पे डिपेंड रहते हैं, जैसे मादा मच्छर। आपको ये तो पता ही होगा कि मच्छर जब काटता है ना तो वो कभी भी मेल नहीं होता है, वो हमेशा फीमेल ही होती है। तो मादा मच्छर हो गया, ये किस पर डिपेंड है, रुधिर पर है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके साथ बारिश में जो निकलती है ना, जो सड़कों पे आपने देखी हो, कभी कभी अंदर भी आ जाती है घर के, कभी गेट पे मिलेगी, जोंक, पानी से इसको बड़ा वो होता है। अगर जोंक किसी भी मनुष्य के हाथ पैर कहीं पर भी चिपक जाए, ठीक है, तो वो खून पीती जाती है और खुद बड़ी होती जाएगी और इंसान बिल्कुल मरने पर आ जाता है। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर इसको मारना है, जोंक किसी के चिपक गई है तो उस पर नमक डाल दें, तुरंत वहीं से गलना स्टार्ट हो जाती है, और कोई इलाज नहीं है इसका, जोंक का। तो जोंक क्या करती है, रुधिरहारी है, ये ब्लड, खून पीती है, वैसे ही मादा मच्छर खून पीती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो फ्लूइड फीडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड वाले जो हैं ये डिपेंड रहेंगे आपके, फूल हो गए, पुष्प हो गए, है ना, पुष्प फूलों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेचारा, अभी मैंने बताया ना कि मादा मच्छर खून पीती है, लेकिन नर मच्छर क्या करता है, ये पुष्प जो होते हैं, फूल होते हैं, इन पर पे जाकर के ये फीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नर मच्छर लिख देते हैं, है ना, नर मच्छर। मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी, तितली, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कीट भक्षी। कीट भक्षी, कीट भक्षी, इंसेक्टिवोरस। कीट भक्षी यानी कीट, कीट पर डिपेंड रहते हैं, जैसे छिपकली है, मेढक है ना, ये सब एग्जाम्पल है। और देखें, फल भक्षी भी होते हैं जो फलों पे डिपेंड रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो कि मृतोपजीवी है, प्रोजाइक। ठीक है, ये किस पे रहता है, ये रहता है जैसे कि मृतोपजीवी यानी जो मर चुका है, जैसे सड़ गया है वो, सड़े गले जंतु। अब सड़े गले जंतु भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, सड़े गले जंतु या पौधे। तो ये कौन एग्जाम्पल होगा, ये एक तो आपने जीवाणु सुना होगा, जीवाणु है, कवक है ना, जाई। और इसी को हम, जो मृतोपजीवी है ना, इसी को हम बोलते हैं, जो आपने नाम सुना होगा, है ना, इसी को हम बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजर, यही है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर डिकम्पोजर नहीं होता, मृतोपजीवी होता है, तो बात वही है, ये सड़े गले जंतु, पौधे, है ना, जैसे कि जीवाणु है, कवक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एक नोट बना करके आप एक पॉइंट लिखेंगे, वो ये है, हाँ, ये है, नोट आप लिखेंगे, नोट, नोट में डालेंगे कोपेरोफैगी। ये कौन होते हैं, कोपेरोफैगी, ये कौन होते हैं। क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं ना, वो ना तो घास और इन सब पे डिपेंड नहीं है, वो क्या करते हैं कि अपने ही मल, मल आप समझते होंगे वेस्ट, है ना, अपने ही वेस्ट या अन्य जंतुओं के मल से अपना जो भोजन है उसको प्राप्त करते हैं। तो मैं यहाँ पर मल लिख देता हूँ, वेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मल, अपने पर या फिर दूसरे के मल पर।
एक कीड़ा होता है, उसका नाम कुछ अजीब सा नाम होता है, वो कीड़ा जो है ना, वो इस तरीके के ही वो करता है, वो मल पर डिपेंड रहता है, या तो किसी और के जंतु के मल पर डिपेंड रहेगा या फिर अपने मल पर। तो मैंने मल लिख दिया, अपने की मल, मतलब आप समझ लेना, अपने या फिर किसी जंतु, दूसरे जंतु के मल पर। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि सुअर है, ठीक है, या तो अपने पे, जैसे खरगोश भी है। और वो जो एक कीड़ा जो मैं अब बता रहा हूँ, उसका नाम कुछ अजीब सा है ना। चलिए खैर, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, सुअर है, खरगोश है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल। मैंने शायद जो आपको सिलेबस बताया है उसमें दो तीन चीजें छूट गई हैं, जैसे कि सेल छूटा है ना, डिजीज छूटा है, वो भी आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए सेल जो होता है ना, सेल, तो सेल पर दो, अब हम दो की सेल देखते हैं, एक तो जंतु की सेल देखते हैं और एक पादप की देखते हैं, दो ही है ना। तो अगर पादप की सेल देखें तो उसके ऊपर एक सेल वॉल होती है, ठीक है, पादप की पे सेल वॉल होती है। सेल में आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो पादप होता है उसकी सेल जो होती है उसके ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। लेकिन जो जंतु यानी एनिमल है, उसकी जो सेल है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि पादप की जो सेल होती है उस पर सेल वॉल होती है, जबकि जंतु की सेल पर सेल वॉल नहीं होती है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट ही बना लीजिए उसको। नोट में क्या लिखेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं इसको समझ करके, है ना, सेल के बारे में। अब हम युगलीना को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। युगलीना, ठीक है। हाँ, तो युगलीना को हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या होता है युगलीना के साथ। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से। ये क्या है कि युगलीना जो होता है ना, ये एक जंतु है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल, वो सेल वॉल इसकी होती नहीं है। तो बात आपके समझ में आ गई कि युगलीना के सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं। देखिए मैंने बोला जंतु है, यह एक जंतु है, क्योंकि इसकी सेल वॉल, मतलब इसकी सेल पर सेल वॉल नहीं है, तो जंतु बोल दिया हमने इसको, ठीक है। अब इसके साथ देखिए इसमें क्या स्पेशलिटी है कि इसके पास जो अभी मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पास में एक हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, एक पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो भाई इनके पास में भी एक हरित लवक है, ठीक है, यानी क्लोरोफिल है, ठीक है। इसके पास में भी क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। अब क्या है कि जब क्लोरोफिल है तो भाई इसको सपोसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। अगर मान लीजिए इसके हमने तो बोल दिया, चलिए ये इसकी सेल वॉल नहीं है तो हमने इसको जंतु बोल दिया, अब आप इसको भूल जाइए। अब आप ये देखिए कि युगलिना के पास में क्या होता है, एक जो अभी हमने बताया कि क्लोरोफिल जिसके पास होगा वो अपना खाना खुद बना लेगा, अपना ग्लूकोज खुद बना लेगा। और ग्लूकोज खुद बनाने की वजह से हम उसको क्या बोल रहे थे, सपोसी बोल रहे थे। इस हिसाब से हमें इसको सपोसी बोलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, ये सपोसी है ही नहीं, सपोसी है ही नहीं, ये परपोसी है। भाई ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना। अगर भाई अगर क्लोरोफिल इसके पास है तो इसको क्या होना चाहिए, सपोसी होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करे और अपना खाना खुद बनाए, यानी अपना ग्लूकोज खुद बनाए। लेकिन होता क्या है कि ये परपोषी है, डिपेंड रहता है, फिर भी अपना खाना यानी अपना ग्लूकोज बना ही नहीं पाता। और इसमें एक खासियत तो प्लांट वाली हो गई और एक खासियत इसमें ये वाली हो गई, जंतु वाली, है ना, एनिमल वाली एक क्वालिटी हो गई। इसी वजह से इस युगलीना को क्या कहा गया कि युगलीना जो है ना, ये जंतु और पौधे के बीच की कड़ी है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसको बोला जाता है कि ये जंतु
यानी जुगलीना के लिए बात कर रहे हैं हम, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी, इसीलिए इसको बोलते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो जंतु और पौधे के बीच की कड़ी कौन बोला जाता है? युगलीना बोला जाता है, ठीक है। साथ ही याद याद रखेंगे, यह एकमात्र ऐसा जंतु है, यह एकमात्र ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यह अन्य जंतुओं की तरह ही भोजन ग्रहण करता है, जैसे जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। तो आई होप युगलीना आपको समझ में आ गया हो। युगलीना क्या है? जंतु और पौधे के बीच की संयोजी कड़ी, ठीक है। इसमें एक खासियत थी कि इसकी सेल वॉल इसके पास नहीं थी, तो हमने इसको जंतु बोल दिया, ठीक। दूसरा, क्लोरोफिल इसके पास में था, तो हमने इसको पादप समझ लिया, तो खाना खुद बनाए, लेकिन नहीं, ये तो डिपेंड है। तो इस वजह से ये क्या है? बीच की कड़ी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे युगलीना को। आई होप युगलीना के बारे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब हम एक हेडिंग डालते हैं छोटी सी, पोषक, ठीक है। हेडिंग डालते हैं पोषक। पोषक पोषक हमने हेडिंग डाल ली। अब आप मुझे बताइए कि पोषक तत्व हम पढ़ेंगे, पोषक, इससे पहले मैं आपको पोषण बताता हूं। चलिए पोषण बताता हूं कि पोषण क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है कि देखिए एक प्रोसेस है। मान लीजिए किसी ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो उससे जो खाने से एनर्जी मिली, उससे उसने एनर्जी को इस्तेमाल किया, शारीरिक एक्टिविटीज की, ठीक है। और इस जो एनर्जी से उसका शरीर भी कुछ डेवलप होगा, और उसके बाद में वो परित्याग कर देगा, यानी वेस्ट आउट कर देगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। शायद इसको डेफिनेशन को लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो पोषण है, इसी में पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर के लिए जरूरी होते हैं। भाई उन्हीं से मिलकर के तो पोषण बनता है। तो अब हम यहां से पोषण जब आपने समझ लिया, तो अब हम पोषक समझते हैं कि पोषक यानी न्यूट्रिएंट, ये क्या है, ठीक है। पोषक तत्व क्या है? तो देखिए पोषक जो हैं ये दो तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, यानी ये हो गया आपका कार्बनिक, कार्बनिक पोषक, और ये हो गया आपका अकार्बनिक पोषक। ये दो हैं, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे इसमें आता क्या क्या है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा लिपिड, लिपिड को ही हम क्या बोलते हैं? फैट, यानी वसा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन को प्रोटीन लिख दें, चलिए लिख देते हैं प्रोटीन, ये वसा, ठीक है। चलिए, हालांकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी के टर्म्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को ऐसे ही लिखते हैं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन आता है ना, उनमें गलतियां मिल जाती हैं, और अगर इन पॉइंट्स को ही आप पढ़ते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। चलिए ये आपने समझ लिया। इसमें क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है यानी फैट है, और प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स और आएगा,
ठीक है, ये आ गया इसमें। इसके बाद अगर हम इसका देखें इनऑर्गेनिक का, तो इसमें आएगा जैसे कि खनिज लवण जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खनिज लवण आप समझ लीजिए, जैसे कैल्शियम है ना, पोटेशियम है, पोटेशियम है, जैसे सोडियम है, और फास्फोरस है, जैसे क्लोरीन है। इस तरीके के एग्जांपल्स आप समझ लिए। और साथ ही इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, वाटर आएगा, जल। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, ये जो जितना भी मटेरियल मैंने आपको बताया है, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो हैं, बोले तो दूसरे शब्दों में सरल। ये सरल हैं कि इनको खाया, इस्तेमाल किया, ठीक है, आराम से डाइजेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाले जो हैं, ये तीनों, ये आपके मैक्रो हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जटिल। और जटिल की अगर बात करें ना, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा जटिल है, ये हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी विटामिन जो होता है ना, वो आपके इसी में आएगा, माइक्रो में आता है विटामिन। ठीक है, सूक्ष्म पोषक होता है, ये को भी डाइजेस्ट करना आसान है। इसमें सबसे ज्यादा जो टफ है ना डाइजेस्ट करना, वो प्रोटीन है। अभी हम बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसकी हमारे शरीर में क्या जरूरत होती है। तो देखिए, अब हम यहां पर लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज खाना वाना खाते हैं, या कोई भी चीज आप खा रहे हैं, तो शरीर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। वो सिर्फ तीन चार चीजों को ही पहचानता है। एक तो जो मैंने आपको ऊपर बताया, आपको कार्बोहाइड्रेट वो पहचानता है, वो फैट पहचानता है। आप कुछ भी खा लो, पिज्जा खा लो, समोसे खा लो, कुछ भी खा लो, उसको नहीं पता गया, है ना। आप ही को तो पता ही है, लेकिन उसको वो सिर्फ एक ही पहचान है उसको। एक तो वो कार्बोहाइड्रेट को पहचानता है बॉडी, और फैट को पहचानेगी, ठीक है, प्रोटीन को पहचानेगी, विटामिन हैं इनको पहचानेगी, कैल्शियम, ये खनिज लवण जो मैंने आपको बताए इनको पहचानेगी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी खाइए, सब में कुछ ना कुछ जरूर होगा। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, आप समोसे तली हुई चीजें खाते हैं, फैट ज्यादा है ना। आप दालें और ये सब खाते हैं तो प्रोटीन ज्यादा है। बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसकी जरूरत हमारे शरीर में क्या होती है कि ये एक तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, जो भी आप खा रहे हैं। अभी हम डिटेल पे बात करेंगे क्या किस किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसमें प्रोटीन होता है ना। दूसरा, ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आप मोस्ट इंपोर्टेंट इसका याद रखेंगे कि ये क्या करता है ना, कि जो फैट है, हमारी बॉडी में जो फैट है, उसको यूज करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो शरीर में जमा फैट, जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, उसको यूज करने के लिए। अब मान लीजिए कि इसकी अगर कमी हो जाए, तो क्या फैट यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। को यूज करने के लिए बहुत जरूरी है, करने करने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर होगा, तो शरीर में अगर जो फैट है, जो स्टोर है, उसको वो यूज कर लेगा। ठीक है, और याद रखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन जो होता है ना, जो प्रोटीन है, उसको स्टोर रखने में ये हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन स्टोर, ठीक है। आपने मान लीजिए प्रोटीन खाया, और प्रोटीन में कुछ प्रोटीन आपने इस्तेमाल कर ली बॉडी ने आपकी ने, और कुछ प्रोटीन आपकी बॉडी ने स्टोर कर लिया। तो प्रोटीन को स्टोर करने का काम क्या करेगा, ये करेगा। ठीक है, और ये क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है, वो मंड के रूप में
स्टोर हो करके शरीर में ईंधन का काम करता है, स्टोर होकर शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना आप, ठीक है, और पॉइंट उसको आप नोट डाउन करना, ठीक है। अगर कहीं आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, हम आगे निकल जा रहे हैं, आपका कुछ रह जा रहा है, तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई इंसान अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसको एनर्जी कितनी मिलेगी, तो उसको मिलेगी 4.2 एनर्जी किलो कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेने पर उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, 4.2, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये तो बात कर ली कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्या है, अब हम बात करते हैं कि कमी अगर हो जाती है इसकी, मान लीजिए शरीर में कमी हो जाती है, तो सिंपल सी बात है कि पहले तो शरीर का जो वजन है वो कम होने लगेगा, ठीक है। काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे जो कि मैंने ऊपर बताया कि कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर क्या करता है कि प्रोटीन जो बॉडी में स्टोर था ना, प्रोटीन, उसको यूज करने लगता है, प्रोटीन यूज करने लगता है, जिससे क्या है बॉडी में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, मतलब कि प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी। प्रोटीन क्या होता है कि ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में स्टोर, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कम हो गया है, तो जो स्टोर प्रोटीन है उसको भी यूज करने लगेगा, और उसको यूज करने लगेगा तो प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी, और जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर, और यानी कुल मिलाकर के आपकी बॉडी पूरी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। आगे अभी रोग के बारे में भी बात करेंगे। देखिए आपने जिम करने वाले बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो क्या करते हैं कि उनकी डाइट जो होती है ना उसमें चपाती जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। एक कपिल शर्मा शो का एक कोई था जिसकी बॉडी बनी हुई थी, वो कह रहा था कि मैंने कई साल से मैंने जो है चपाती नहीं खाई है ना। अब आप बताइए कि चपाती मीन्स गेहूं, यानी उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। अब वो कार्बोहाइड्रेट तो ले नहीं रहा है, वो ले रहा है प्रोटीन के डब्बे, जिम जाकर के प्रोटीन के डब्बे ले रहा है, प्रोटीन खा रहा है वो, है ना। ये स्टेरॉइड होता है बहुत ही खतरनाक, इसमें यूज करते हैं ये स्टेरॉइड, जो कि बैन है फिर भी यूज किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि वो ले नहीं रहा है, वो प्रोटीन ले रहा है, और उसके बाद एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी क्या है उसकी, जब कार्बोहाइड्रेट अगर उसकी बॉडी में कम होगा तो प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगेगा, उसकी बॉडी प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगेगी। लेकिन अब हमने बताया कि प्रोटीन की तो कमी हो जाती है फिर, लेकिन कमी हो कहां से, वो तो डेली प्रोटीन ले रहा है, प्रोटीन शेक लेते हैं ये लोग, बात समझ रहे हैं ना। तो इसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर के प्रोटीन खाने वाले इंसान को ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर मान लीजिए अगर अधिक हो जाए कार्बोहाइड्रेट, तो फिर क्या होगा, शरीर का जो वजन है वो बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं कि ये पाया किस में ज्यादा है। ये देखिए सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ना वो शहद में पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। स्टेंट एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कार्बोहाइड्रेट, स्टेंट एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है। प्रोटीन खाएंगे स्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी, फैट खाएंगे स्टेंट नहीं मिलेगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्टेंट एनर्जी देता है। तो सबसे ज्यादा किस में मिलता है, ये शहद में मिलता है। शहद से थोड़ा सा कम अगर मान लें तो आलू में मिलता है, और इससे भी अगर कम मान लें तो केला में मिलता है। केला से भी ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, आलू में मिलेगा, ठीक है ना। और उससे भी ज्यादा शहद में मिलता है। केला को आपने कई बार देखा होगा, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो स्टेंट एनर्जी के लिए केला खाते हैं, स्टेंट एनर्जी आती है। और मैंने बताया है कि शरीर के काम करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, तुरंत बॉडी में असर करती है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो केला इस्तेमाल करते हैं, और केला खाने के बाद वो अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको करते हैं।
ये तो हमने साइंस की बात कर ली, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, अगर साइंस से रिलेट अगर आपकी कोई जीएस का अगर पार्ट कर दूं तो कितना बढ़िया रहेगा। तो मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट बता देता हूँ आपको, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देखिए, पहला मैंने बताया कि देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो आपका गेहूं में मिलेगा। गेहूं है, जैसे कि चावल है ना, और आलू हो गया, शहद हो गया, केला हो गया, है ना, इन सब में आपका ये सब मिलता है। गेहूं की बात हुई है, चावल की बात हुई है, और आलू की बात की है। तो देखो, पहले मैं बताता हूं आपको कि आलू का एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। ये पार्ट तो जीएस का है, साइंस का नहीं है, लेकिन आप इसको नोट करें क्योंकि एग्जाम में आता है। सिर्फ साइंस पढ़ के तो आप पास नहीं हो जाएंगे, आपको जीएस की भी जरूरत है। तो जीएस के मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। तो हम आलू का देखते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू मतलब पोटैटो, अनुसंधान मीन्स के रिसर्च, और केंद्र यानी सेंटर यानी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहां पर है? ये कुफरी एक जगह है, शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी शिमला में है, ठीक है। दूसरा हमने बात की केला की, तो केला का जो है यानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, यानी नेशनल केला यानी बनाना रिसर्च सेंटर, ये कहां पर है? ये त्रिची एक जगह पड़ती है, त्रिची, कहां पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ठीक है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची में है, तमिलनाडु। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कुफरी शिमला में, ठीक है। अगला हमने बात की थी चावल की, तो चावल का भी बता देता हूं आपको। नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? ये कटक पड़ता है, कटक उड़ीसा। ये तो बहुत बार पूछा गया है, कटक उड़ीसा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो नेशनल हो गया, अब इंटरनेशनल। हमने राष्ट्रीय भी बात कर ली, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये कहां पर है? ये फिलीपींस, याद रहेगा। अच्छा, क्योंकि चावल जो होता है वो धान से बनता है ना, धान तो आप जानते होंगे। जो चावल होता है, चावल का जो कैप होता है ना, चावल जिसपे कवरिंग रहती है, इसी तरीके ग्रुप बन जाते हैं ना धान, धान की खेती देखी होगी, उसी से आप पीट करके उसको, उससे चावल बनाए जाते हैं, ठीक है। मशीनों के द्वारा पीटा जाता है तो चावल बनता है। तो धान का कटोरा अगर पूछता है तो, धान का कटोरा, भारत के धान का कटोरा तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अगर आपसे विश्व के धान का कटोरा पूछे, विश्व के धान का कटोरा, तो ये आपके चीन है, ठीक है। चीन बहुत स्पेशल है, हर चीज में आगे रहता है। जब हम स्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चीन ज्यादातर चीजों में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ऐसे रहता है। ये हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमने आपको जीएस के कुछ पॉइंट बता दिए हैं, जैसे कि आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी शिमला में है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है, और चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, और विश्व के धान का कटोरा चीन है। ये हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि स्ट्रेंथ अगर एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बॉडी को पचाना, यानी बॉडी पचाने में ना इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले हम देखते हैं कि शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, वो एक मिस्टर थे, जे बर्जेलियस। इन्होंने
प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं ना कि प्रोटीन की निर्माणकारी इकाई, जो यूनिट है वो क्या है, अमीनो अम्ल है। इसको आप याद रखेंगे। क्या है प्रोटीन की निर्माणकारी इकाई, क्योंकि अमीनो अम्ल से ही मिलकर के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये इसकी जरूरत क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए वृद्धि है, विकास है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे विकास के लिए, वृद्धि के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पूछा जाए कि साहब 1 ग्राम में कितना मिलता है एनर्जी इससे, तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है ना, 4 किलो कैलोरी। सारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते चलिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। वैसे प्रोटीन जो है वो कई तरीके के हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन जिसको बोला जाता है और सेकंड क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोटीन लिख करके, प्रोटीन और प्रोटीन लिख करके 2 चीजें बता रहा हूँ आपको। एक तो फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और एक सेकंड क्लास प्रोटीन। अब आप ये कहेंगे ये क्या है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जिनमें अमीनो एसिड्स ज्यादा रहते हैं ना, यानी प्रोटीन को बनने में अमीनो एसिड्स चाहिए, और अमीनो एसिड्स की संख्या अगर ज्यादा है तो वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन पचाना बॉडी के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है, अमीनो अम्ल, तो ज्यादा अमीनो अम्ल मतलब बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसको पचाने में, फर्स्ट क्लास को पचाने में। फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन है इसको पचाने में बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि इसमें ज्यादा अमीनो अम्ल है। अगर अमीनो अम्ल कम है तो यहां पर मैं लिख देता हूं कम अमीनो अम्ल, मतलब कि कम है, इसलिए ये क्या हो गया कि सेकंड क्लास का प्रोटीन हो गया। बात क्लियर है इतनी, मतलब कि इसको पचाना बॉडी के लिए थोड़ा सा आसान है, इसको पचाना बॉडी के लिए कठिन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है भाई। फर्स्ट क्लास के एग्जाम्पल क्या है, जैसे एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन मतलब कि जंतु प्रोटीन। आप इस चीज से समझिए, जंतु प्रोटीन मतलब कि मांस। जैसे अगर कोई नॉनवेज खाता है तो इस नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको समय ज्यादा चाहिए। ठीक है, जबकि सेकंड क्लास का अगर वो प्रोटीन खाता है तो उसके डाइजेशन के लिए कम समय चाहिए। जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इसमें आ जाएगा प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन। जैसे वनस्पति बोले तो वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन कौन सा होता है, वो प्रोटीन जैसे दाल है आपकी, है ना, चना है, ये जो वनस्पति से आपको मिला है। देखिए प्रोटीन इसमें भी है, प्रोटीन इसमें भी है, इसमें ज्यादा अमीनो एसिड से मिलकर के ये बनता है, इसलिए फर्स्ट क्लास का कहलाता है। जबकि इसमें अमीनो एसिड्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए सेकंड क्लास का कहलाता है। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान है, जबकि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा अगर डॉक्टर कभी भी रिकमेंड करेंगे तो आपको एनिमल प्रोटीन खाने के लिए थोड़ा कम बोलते हैं, जबकि वो कहते हैं कि आप दाल चने ये सब चीजें खा सकते हैं, तो ये ज्यादा ठीक रहते हैं। ठीक है, जिनको समस्याएं ज्यादा रहती हैं प्रोटीन डाइजेशन, जिनका मान लीजिए कि वर्कआउट नहीं हो पाता है, जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, तो उनको ये वाला प्रोटीन खाना चाहिए, और वो भी लिमिट में, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको फिजिकल वर्कआउट की जरूरत होती है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको और चीजें बताता हूँ कि अगर प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होगा। सिंपली मैंने बताया कि इससे वृद्धि और विकास होता है, तो पहली चीज तो वृद्धि और विकास रुक जाएगा। कमी अगर हो जाती है ना तो वृद्धि और विकास रुक जाएगा, बॉडी का विकास ही नहीं होगा, है ना। तो इससे बच्चा अगर कोई है तो उसमें एक रोग हो जाता है जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग। चलिए, सूखा रोग, इसको वैसे तो सूखा रोग जो है वो मेरेस्मस को बोला जाता है, मरेस्मस, सूखा रोग।
अगर बच्चा 1 साल से कम का है, ठीक है, यानी लेस देन 1 ईयर है, 1 साल से कम, अगर उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और बच्चा 1 साल से कम है, तो इस बीमारी को हम मरेस्मस या फिर सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा बहुत दुबला पुतला और एक अजीब सा हो जाता है, बच्चे का पेट सा निकल आता है और हाथ पैर बहुत पतले से हो जाते हैं, आंखें उभरी हुई से हो जाती हैं, ये सूखा रोग होता है। जबकि अगर बच्चे की उम्र जो है वो ग्रेटर देन 1 ईयर है, अगर 1 साल से ज्यादा है ना, तो इसमें जो बीमारी हो जाती है वो क्वाशियोर हो जाती है, क्वाशियोर कोर। क्वाशर किशोर भी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, तो क्वाशियोर कोर, ये बीमारी जो होती है ये 1 साल से बड़े बच्चे में होती है। सेम वही प्रोसेस कि भाई इसमें भी प्रोटीन की कमी हो रही है और इसमें भी प्रोटीन की कमी हो रही है, दोनों में प्रोटीन की कमी के कारण एक में मेरेस्मस बोला जा रहा है और दूसरे में क्वाशर किशोर बोला जा रहा है। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें तरह तरह के प्रोटीन के नाम होते हैं और वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन के नाम हम देखते हैं कि किस चीज में कौन सा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, प्रोटीन मैंने आपको जो बताया कि जंतु प्रोटीन है या प्लांट प्रोटीन है ना, उनमें भी प्रोटीन के एक नाम होते हैं, तो वो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि हेयर्स की अगर बात करें, हेयर, या फिर नेल बात करें यानी नाखून, बाल और नाखून, इन दोनों में एक ही प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम केराटिन। केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटीन हो या टिन हो एक ही बात है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन होता है। कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा शैम्पू का, तो केराटिन का नाम जरूर लेते हैं, वो रीजन वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। आपने पढ़ लिया केराटिन प्रोटीन होता है, तुरंत आप कनेक्ट कर जाएंगे, अरे यार ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको तो लेना चाहिए, वही वो चाहते हैं। इसीलिए जानबूझ करके वो केराटिन प्रोटीन का नाम लेते हैं शैम्पू को बेचने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित करना होता है उन्हें। खैर चलिए, वो दूसरा एक टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं मिल्क, जो दूध है, दूध में जो प्रोटीन होता है ना उसको हम काइसिन प्रोटीन बोलते हैं। बहुत से लोग इसको काइसिन की जगह कैसिन बोलते हैं। देखिए इसकी कोई बात नहीं है, रीजन आप काइसिन आप याद रखिएगा, काइसिन प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में पाया जाता है काइसिन प्रोटीन। लेकिन अगर पूछता है कि मिल्क का जो पीला रंग होता है ना, दूध का पीला रंग, वो किस कारण होता है, तो उसको बोलते हैं हम पीला रंग। यहाँ पर लिख देता हूं, पीला रंग, वो होता है, उस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट नहीं करना है कि भैया ये तो केराटिन है और ये कैरोटीन है। जी हाँ, ये केराटिन है जबकि ये कैरोटीन है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये रो है यहाँ पे रा है। ठीक है, ये पीला रंग जो होता है ना वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, जबकि नाखून और बालों का में जो प्रोटीन पाया जाता है वो केराटीन प्रोटीन होता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, काइसिन प्रोटीन का पाया जाता है या कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो मिल्क के बारे में 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का नाम बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपने काइसिन प्रोटीन का नाम लेना है। पूछे कि पीला रंग दूध का जो मिलता है वो किस कारण से मिलता है, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण मिलता है। कैराटीन और कैरोटीन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अंडा यानी एग। एग में जो मिलता है वो एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, दूसरा हीमोग्लोबिन यानी ब्लड, हीमोग्लोबिन। तो देखिए अगर आप हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन इन दोनों की संधि विच्छेद कर देंगे, दोनों शब्द एक शब्द को तोड़ देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा, तो इसका नाम है ग्लोबुलिन। कौन सा प्रोटीन मिलता है, ग्लोबुलिन। ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जो प्रोटीन मिलता है वो हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर मसल्स की बात करें, मसल्स में जो प्रोटीन मिलेगा वो मायोसिन मिलता है और एक्टिन प्रोटीन मिलता है। एक्टिन नहीं है ये, एक्टिन है, मैंने एक्टिन ही लिखा है। ठीक है, थोड़ा क्लियर दिखे इसलिए लिख दिया है ये।
चलिए, ये हमने बात कर ली प्रोटीन की, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ और आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी याद रखने की गारंटी तो समझ लीजिए है ही गारंटी, क्योंकि आप बस कॉन्सेप्ट रखिए, समझ लीजिए बस कि क्या है मैटर, क्या है ये। हम आपको बता रहे थे कि एमिनो एसिड जो होता है ना, इससे क्या बनता है, एमिनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जब मनुष्य प्रोटीन खा लेता है, मान लीजिए उसने टफ वाली खा ली, कौन सी वाली, फर्स्ट क्लास वाली, और वो जंतु प्रोटीन है, उसने मान लीजिए कि मटन खा लिया, ठीक है, तो मटन को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। मटन की अपेक्षा अगर आप मान लीजिए कि चना खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि उस वो ज्यादा अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। कौन सा, जो आपका फर्स्ट क्लास है, यानी एनिमल अगर प्रोटीन खाते हैं, तो मैंने बताया है कि अमीनो एसिड से मिलकर के आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन आपने खा लिया, तो बॉडी वापस से क्या करती है, उस अमीनो एसिड को तोड़ती है, वापस से किसमें, अमीनो एसिड में ही, सॉरी, प्रोटीन को तोड़ती है अमीनो एसिड में। तो बॉडी क्या करेगी, खाने के बाद प्रोटीन को वापस से अमीनो एसिड में तोड़ना स्टार्ट कर देती है, और तोड़ करके तीन चीजें बनती हैं, ठीक है। हालांकि ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये बायोलॉजिकल है, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए, है ना, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा डेप्थ में है। अमीनो एसिड से टूट करके तीन चीजें बनती हैं बॉडी में। एक तो बनता है अमोनिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया, ठीक है। इसके बारे में याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी बॉडी का ना सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है, सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ, सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ, ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि बताइए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ कौन सा है, तो वो क्या है, अमोनिया है। बात क्लियर है, ठीक है, बहुत ज्यादा विषैला है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा बनता है यूरिया। ये जो बन रहा है ना, ये किससे बन रहा है, अमीनो एसिड के टूटने से बन रहा है। और अमीनो एसिड टूटा कैसे, जबकि हमने प्रोटीन खाया था, और प्रोटीन बना कैसे था, वो अमीनो एसिड से ही बना था, तो वापस से शरीर उसको अमीनो एसिड में तोड़ता है। उसके बाद अमीनो एसिड के टूटने से अमोनिया बनता है, NH3, यूरिया बनता है, जिसको हम NH2CO और NH2, ठीक है, और इसके साथ यूरिक एसिड बनता है। ये आप भैया समझ लो अच्छे से, यूरिक एसिड बनता है। अब आप कहेंगे कि यूरिक एसिड तो भाई बड़ी क्या बला है ये, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। यूरिक एसिड क्या है कि आजकल बहुत सारे लोगों में ये देखा जा रहा है कि उनका जब वो एक टेस्ट होता है जिसको हम RFT कहते हैं, ठीक है, RFT बोले तो रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट है ये। तो इसमें जब ये कराते हैं तो यहाँ पे आता है एक यूरिक एसिड, है ना, बहुत सी लेबोरेटरी इसको KFT में करती हैं। बात वही है, RFT या KFT, है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया या फिर RFT रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, बात वही है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये यूरिक एसिड जो होता है ये बढ़ा हुआ आता है, इसकी जो रेंज होती है ना वो लगभग 5 तक रहती है, 5 तक समझ लीजिए, 5.5 तक इसको नॉर्मल मानते हैं, 6 तक भी मान लेते हैं। लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो अब जब ये बढ़ रहा है, यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि भाई साहब आप प्रोटीन को ना कम करिए, अपनी डाइट में प्रोटीन को कम करिए। प्रोटीन कम करेंगे तो सिंपली एमिनो एसिड्स कम तोड़ने पड़ेंगे बॉडी को, और कम तोड़ने पड़ेंगे तो यूरिक एसिड बनेगा ही कम, तो नॉर्मल रहेगा ना। तो यूरिक एसिड की समस्या आजकल बहुत देखने को मिलती है, हर मान लीजिए कि हर तीसरे पर्सन को यूरिक एसिड की समस्या है। सिम्टम क्या है इसका, सिम्टम मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिम्टम जैसे कि सुबह कोई भी उठता है तो उसके हाथ पैरों में दर्द रहता है, और कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है, दर्द मतलब 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाता है, सुबह उठते ही उसके हाथ पैरों में जकड़न सी महसूस होती है। फिर इसी से गठिया की एक समस्या बनती है, ये यूरिक एसिड की वजह से ही होता है ना। तो पैरों में या एड़ी में दर्द रहना, ये सब, इसके जोड़ों में दर्द रहना, ये सब इसके सिम्टम है। तो के RFT या फिर KFT करा लेना चाहिए और पता करना चाहिए कि कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है।
तो प्रोटीन की कम, लॉजिक आपको समझ में आ गया ना कि प्रोटीन कम खाने के लिए आपको बोला जाएगा, जैसे कि अमीनो एसिड बॉडी को कम तोड़ने पड़े, कम टूटेंगे तो यूरिक एसिड कम बनेगा। अब हम आपको एक पॉइंट इसमें और बता देते हैं कि क्या होता है, जो किडनी होता है ना, किडनी, हालांकि ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहे हैं कि जो किडनी होता है वो इनको, ये दोनों मैंने आपको जो बताए, एक तो यूरिक एसिड बताया, दिखा देता हूँ आपको, यूरिक एसिड और अमोनिया इनको छान नहीं पाता, डायरेक्टली नहीं छान पाता है ये। अब फिर कैसे छाने भाई, ये तो बड़ा विषैला पदार्थ है ना। किडनी मैं बोलूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, किडनी डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट फिल्टर नहीं छान पाता, डायरेक्ट फिल्टर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब जब डायरेक्ट छान नहीं पा रहा है, और ये तो बड़ा विषैला पदार्थ है, और यूरिक एसिड भी बहुत विषैला पदार्थ ही है भाई, सबसे ज्यादा विषैला तो अमोनिया है आपका। और ये अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट इसको किडनी छानेगा नहीं, और बॉडी में छानने का काम सिर्फ किडनी का है सबसे ज्यादा, तो इसके बाद अब क्या होगा कि किडनी इनको जब डायरेक्ट छानेगा नहीं, तो यहां पर इसकी हेल्प करेगा लीवर। लीवर क्या करता है कि अमोनिया को, जो सबसे ज्यादा विषैला था, और यूरिक एसिड को तोड़ देता है, किसमें, यूरिया में, यूरिया में बदल देता है। तो कौन बदल रहा है यूरिया में, लीवर बदल रहा है, ठीक है। और यूरिया जैसे ही आता है, तो किडनी तो तैयार थी, वो तो यूरिया को छान रही थी पहले से ही, तो इसने इस यूरिया को बाहर निकाल दिया, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। बात को समझ गए होंगे। तो यानी हमारी इसमें हेल्प कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। तो ये दोनों का फंक्शन हो गया, किडनी का भी हो गया और लीवर का भी हो गया। हो सकता है कि यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ रहा है, तो लीवर फंक्शन गड़बड़ हो, जैसे कि इस पे एक डिस्प्यूट है ना। वो डिस्प्यूट क्या है कि जो एलोपैथी है, यानी जो इंग्लिश दवाएं जिसकी चलती हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ किडनी करता है, जबकि आयुर्वेद वाले क्या मानते हैं कि नहीं जी ये लीवर करता है। तो इस पे अभी डिस्प्यूट है ना। हालांकि डिस्प्यूट कुछ भी हो, यूरिक एसिड बढ़ने का सिर्फ कारण ये है कि अगर प्रोटीन ज्यादा जा रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और अच्छा एक कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये हमारी मेन प्रायोरिटी है, ठीक है। चलिए बाकी इसको रिवाइज करिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई आपका सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू सो मच।